हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिनॉप्सिस लिखना कैसे है, क्या क्या सब हेडिंग से आप यूज़ कर सकते हो और किस प्रकार से आप उस हेडिंग के अंदर अपने टॉपिक के हिसाब से अपना मैटर आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो एमिट में अपने सिनॉप्सिस जमा किया था वो कैसे लिखा था। देखिए, मेरा जो टॉपिक था क्यूरियोसिटी के इर्द गिर्द था, तो उस हिसाब से मैंने पहला जो सब हेडिंग लिखा है इंट्रोडक्शन। जब आप इंट्रोडक्शन लिखिए तो अपना पहले जो भी टॉपिक है उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, उसकी कोई डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो और वो एजुकेशन से कहाँ से रिलेटेड है, कैसे और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखिए, मैंने पहले पैराग्राफ में थोड़ा एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल के बारे में डिफाइन किया हुआ है, बिकॉज मैंने अपर प्राइमरी लेवल के बारे में रिसर्च किया हुआ था। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन 1.5 से 2 पेज तक आप लिख सकते हो अपने टॉपिक के हिसाब से, और आप यहाँ पे रेफरेंसेस भी डाल सकते हो जहाँ पे आप डेफिनेशन। सेकंड टॉपिक है हमारा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। जो आप टॉपिक चूज़ किया है उस पर जो आप रिसर्च करने जा रहे हो, जिस पर आपको डिसर्टेशन लिखनी है, उसकी नीड क्या है, क्यों नीड है और क्या इंपॉर्टेंस क्या है उस टॉपिक का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे 1-2 पैराग्राफ आप लिखिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि लिखना कैसे है। नाउ थर्ड सब हेडिंग इज जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी। जो आप स्टडी परफॉर्म करोगे, आप थीसिस उस पर लिखोगे, आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हो, ठीक है, क्यों स्टडी से क्या बेनिफिट मिलेगा टीचर को या स्टूडेंट को, ठीक है, या रीडर को, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐसे लिखना है, ठीक है। ये सब अपनी आप लैंग्वेज में लिखोगे, बिकॉज आपने टॉपिक जो सेलेक्ट किया वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने किया है और क्यों किया है उसको जस्टिफाई करना है आपको। तो ये सब आप पहले से ही आप जब प्लान करोगे ना सिनॉप्सिस, तभी आपको ये आंसर्स मिलते रहेंगे। उसको आप पॉइंट आउट ऐसे पॉइंट वाइज लिखते जाइए, ठीक है, एक रफ पेपर पे। फिर बात आती है रिव्यू ऑफ रिलेटेड स्टडी। इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी कहेंगे। तो इस सिनॉप्सिस में ज़्यादा रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं लिखने हैं, मैंने ये पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। आप पैराग्राफ, रनिंग पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है कि जिस साइंटिस्ट का जो भी मैंने पेपर पढ़ा था या थीसिस पढ़ी हुई थी, जो भी रेफरेंसेस मैंने यूज़ किए हुए हैं, उसके टॉपिक को मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया है और उसका रिजल्ट भी मैंने 1-2 लाइन में बता दिया है। कि जैसे कि पहला पॉइंट मैंने दहिया जी 2010 का लिखा हुआ है। इन्होंने स्टडी कंडक्ट की थी इस टॉपिक के ऊपर। एंड देखिए, एंड फाइंड आउट, मैं जूम कर दे रही हूँ, एंड फाइंड आउट देयर आर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अमंग द वेरिएबल्स, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या स्टडी की है, किस पे की है, कहाँ पे की है और क्या रिजल्ट निकला है। ये आपको एब्स्ट्रैक्ट या रिसर्च पेपर को जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें कंक्लूजन पार्ट होता है या मेथड कौन से यूज़ किए हो, वो पूरा आप पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। थोड़ा उसका एक समरी छोटा सा लिखना है। तो आपको सिनॉप्सिस में रिव्यू ऑफ लिटरेचर में लगभग आप देखिए कितने 7 से 8 लिखने हैं, ठीक है। इस तरह पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो कि जैसे मैंने ये बुआना जी का लिखा हुआ है रिसर्च पेपर, कंडक्टेड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग साइटेड एंड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। ये इनकी स्टडी थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स थे स्टडी के, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। और रिजल्ट देखिए, मैंने से पॉइंट वाइज बहुत ही समराइज करके मैंने अपने सिनॉप्सिस में लिखा हुआ था, ताकि मुझे भी क्लियर रहे मैं अपना जो रिसर्च कंडक्ट करने जा रही हूँ उसमें जो मुझे गैप दिखे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंसान इसीलिए करता है कि किस पे वर्क हो चुका है और कहाँ पे कोई गैप आ रहा है, अच्छा इस एस्पेक्ट पे नहीं देखा गया अभी तक, तो क्यों ना मैं ये टॉपिक उठाऊँ। यही आपको थोड़ा जस्टिफाई करना है अपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, ठीक है। तो आप लगभग आपको 8 से 9 रेफरेंसेस यहाँ डालने होंगे। मुझे लगता है कि ये सिनॉप्सिस है, तो आप पॉइंट वाइज डालो तो मोस्ट बेटर और अप्रोप्रिएट रहेगा आपके लिए भी। और आप जब इसको बेस बना के ही आपको डिसर्टेशन लिखना है, तो आपके ये रेफरेंसेस उसमें ऐड हो जाएंगे, जो कि थोड़ा और ज़्यादा आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हो गया ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आता है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, आपका जो टॉपिक है, देखिए मेरा ये एमएड का ये टॉपिक था, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स स्टडिंग एट अपर प्राइमरी लेवल। अब अपर प्राइमरी लेवल बहुत ही 3 क्लासेस आती हैं अपर में, 6, 7, 8। मैंने किस में लिया हुआ था, मैंने सिर्फ क्लास 8 के बच्चों पे किया था। ये चीज़ मैं बाद में अपने लिमिटेशंस में बताऊंगी कि मैंने सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, मैंने सिर्फ ऐसे स्कूल्स लिए हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आएगा आपका हेडिंग टर्मिनोलॉजी। अब जो आपके टॉपिक में, जैसे कि ये टॉपिक है आपका, इसमें क्या क्या टर्म्स हैं जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो पहला टर्म हो गया आपका क्यूरियोसिटी। दूसरा आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि रूरल से आप क्या समझते हो। तीसरा हो जाएगा आप अर्बन से क्या समझते हो, ठीक है। और अपर प्राइमरी लेवल को भी आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे अपर प्राइमरी लेवल में आते हैं, ठीक है, ओके। फिर टर्मिनोलॉजी में मैंने देखिए डिफ़ाइन कर दिया है। मैंने एक ये भी लेके रखा हुआ है रेफरेंसेस भी, सिल्विया एंड काशदान 2018 का, इन्होंने क्यूरियोसिटी की डेफिनेशन दी थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर अपर प्राइमरी लेवल को थोड़ा एक्सप्लेन किया। आप देखो मैंने यहाँ भी रेफरेंसेस देख के रखे हुए हैं, जैसे कि मैं जूम कर दे रही हूँ। अपर प्राइमरी लेवल रिफर्स टू द स्टूडेंट इन ग्रेड
6 to 8 एज़ पर NEP 2020। जब मैंने NEP का मैं पढ़ रही थी रिपोर्ट, तो मैंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने एक्सप्लेन करके रखा है। तो 5+3+3+4 मैंने यहाँ पे 3 को थोड़ा बोल्ड कर दिया है। यही 3 जो है यही आपका प्राइमरी लेवल मतलब मिडिल स्टेज और 3 साल का जो है ना ये इंडिकेट करता है। तो यहाँ से मैंने NEP से भी, आप किसी रिपोर्ट से भी डेफिनेशन ले सकते हो। जब तक वो रिपोर्ट गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है, आप बिल्कुल उसको रेफरेंस बना सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं अर्बन एंड रूरल स्टूडेंट। तो ये मैंने अपने ही लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया है कि अर्बन से मेरा क्या मतलब है, रूरल से क्या मतलब है। फिर मेन पार्ट आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। भाई हम जो ये सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, हमें इस पे डिसर्टेशन आगे चल के 4th सेमेस्टर में बनानी है एमएड में, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये सिंपल एंड स्वीट एंड बिल्कुल प्रिसाइज एंड बिल्कुल ही क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आपको रटे होने चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स के। आप रिसर्च कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको निकालना क्या है। तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप भी इस तरीके से कोई और टॉपिक पे, इससे रिलेटेड टॉपिक में आपको सेम स्टडी कभी नहीं करनी है, वरना आपकी स्टडी कोई ऑथेंटिक नहीं होगी। कुछ उसका मतलब नहीं है आपका इतना मेहनत करने का। आप कुछ ऐसा रिसर्च करो, कुछ नए ट्रेंड्स जो भी एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं उससे लेके आप ऐसे करके ऑब्जेक्टिव फ्रेम करो। ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। ये भी आप देखिए, मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। और इसमें आप देखो इस लैंग्वेज कैसी है, किस तरीके से लिखना है, तभी आपको भी अपना कैसे लिखना है वो समझ में आ जाएगा। मेरा ये सजेशन है, आप 4 ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हो, तो आपकी 4 हाइपोथेसिस भी बनेंगे। लेकिन मेरा ये है कि एमएड है, बहुत छोटे टाइम ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 3 ऑब्जेक्टिव मोर देन एनफ है। You don't have to like add more objectives in your study unless and until you are too much into it or you want to explore the area. But I think 4-5 objectives PhD में ही better हैं, ठीक है। डिसर्टेशन है ये, तो इतना ही ठीक है। लास्ट में मैंने जो बताया था कि लिमिटेशन ऑफ द स्टडी ज़रूर अच्छे से डिफाइन करना है कि आपकी जो स्टडी है वो कहाँ लिमिटेड है। तो ये देखिए, ये मेरे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इससे थोड़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इस तरीके से आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखना होगा। फिर रिसर्च मेथड में आ जाएगा। देखिए मैंने आपको अपना टॉपिक बताया, अब उस हिसाब से देखिए आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। वेरिएबल्स समझा देने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, 2 वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट क्यूरोसिटी है, हमें डिफरेंस देखना है क्यूरोसिटी में, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्यूरोसिटी होगा। इंडिपेंडेंट है रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट, ठीक है। रिसर्च पॉपुलेशन, ठीक है, रिसर्च पॉपुलेशन कहाँ का आप ले रहे हो, अर्बन रूरल स्टूडेंट, ये हमने देखिए 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर बात आती है सैम्पल और सैम्पलिंग में भी आपको थोड़ा नंबर बताना पड़ेगा। ये आप सोच समझ के अपने गाइड से बिल्कुल ही अच्छे से पूछ पाछ के आप करो कि आपको 100 बच्चे में करने 60, मुझे लगता है मोर 60 to 150 के बीच में कोई भी आप नंबर ले लो, और इस तरीके से आप डिनोट कर दो कि हाँ मुझे इतने स्कूल्स में करने हैं और इतने रूरल लेने हैं, इतने अर्बन लेने हैं, इतने मेल और फीमेल स्टूडेंट्स लेने हैं। अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको ये देखना पड़ेगा। रिसर्च टूल कौन सा यूज़ किया था, मैंने रिसर्च टूल यूज़ किया हुआ है कलेक्शन के लिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रंस क्यूरोसिटी स्केल इंग्लिश 2 हिंदी वर्जन डेवलप्ड बाय डॉक्टर राजीव कुमार। ये पहले से बना हुआ क्वेश्चनायर था, मैंने मंगाया हुआ था इसको आगरा से। अगर आपको भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चनायर चाहिए जो पहले से बने हुए हैं, स्टैंडर्ड हैं, तो आप मुझे ना इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूँगी कैसे मंगाना है, कैसे किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चनायर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंगाना। तो पहले से जो रहते हैं ना क्वेश्चनायर, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से क्वेश्चनायर क्या क्या करते हैं, ठीक है, किस स्टडी में यूज़ कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बारे में थोड़ा 2-3 लाइन लिख दीजिए कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, टी रेशियो, और ये सब निकालना है आपको। फिर आपने जो रेफरेंसेस यूज़ किए हुए हैं सिनॉप्सिस में वो लिखने हैं। तो आपने देखा मेरा सिनॉप्सिस था लगभग 9 पेज का। ये देखिए रेफरेंसेस, वेबसाइट्स भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो द वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव any kind of problem or you don't have any idea how and when to start your research, then please comment below. I will definitely try to help you. Okay, that's it for today. Goodbye guys.